हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं स्फेग्नम। ये हमारा लास्ट चैनल है क्लास ब्रायोप्सिडा का। सबसे हाईएस्ट क्लास है, यानी कि ब्रायोफाइटा में अगर हम डिवीज़न को देखें तो उसके अंदर सबसे हाईएस्ट जो क्लास है वो ब्रायोप्सिडा है, यानी थर्ड लास्ट क्लास, जिसके अंदर हम स्फेग्नम को ले रहे हैं। स्फेग्नम का हम वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में भी हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर, पोजीशन, डेवलपमेंट एंड किस तरह से इसका डाइसेंस होता है, ये सब हम यानी कि डाइसेंस ये सब हम कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एंड देन स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जर्मिनेशन स्पोर्स का और इसकी लाइफ साइकिल। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आपको पता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही स्फेग्नम के जो टॉप पर एक क्लम्प होता है ब्रांचेस का, शॉर्ट ब्रांचेस जिनकी लिमिटेड ग्रोथ होती है, उनका एक टफ्ट प्रेजेंट होता है, एक गुच्छा जैसा होता है, उस पर यानी प्रेजेंट होती है, यानी कि एपिकल पोर्शन पर प्रेजेंट होती हैं। तो आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि आपने यहाँ देखा था कि जब आपने बात की थी एंथ्रीडिया की, तो एंथ्रीडिया आपको यहाँ पे देखिए एंथ्रीडियल ब्रांचेस आपको मिल रही हैं। उसी तरह से आर्चिगोनिया भी, ये जो टफ्ट है यानी कि जो एकदम एपिकल पोर्शन पर, यहाँ पर एंथ्रीडिया आपको मिलती है। ये पूरा ही टफ्ट है इसका, यहाँ पर आपको एंथ्रीडियल ब्रांचेस मिलती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आर्चिगोनिया भी इसके टफ्ट पर ही मौजूद होती है। हम एंथ्रीडिया की बात की थी तो हमने उसमें कहा था कि एंथ्रीडियल ब्रांचेस इस तरह से प्रेजेंट होती हैं, जिसमें एंथ्रीडिया अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं लीफ के साथ में, और एपिकल पोर्शन पर एक सिंगल एंथ्रीडिया लगती है, बाकी लेटरल लगती हैं, जो कि मल्टी सेलुलर स्टॉक से और एक सिंगल लेयर जैकेट से कवर रहती हैं, ठीक है। इसके साथ ही हमने इनकी जो लीफ का कहा था, ये कंपैरेटिवली अगर इनकी बात की जाए तो एंथ्रीडिया को कवर करती हैं, यानी कि एंथ्रीडिया से तो लॉन्ग होती हैं, लेकिन जो फोलियर लीव्स हैं यानी कि जो ब्रांचेस पे जो लीफ लगी हुई हैं, इनसे ये लीफ कंपैरेटिवली शॉर्ट होती हैं। अब बात करते हैं आर्चिगोनिया की। तो आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर भी इसी तरह से यहाँ पर टॉप पर डेवलप होता है, मतलब जो टफ्ट है, इस टफ्ट पर ये आर्चिगोनिया भी डेवलप होती हैं। अब हम अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो आपको आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसमें कुछ पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखना है, जिन्हें फिर हम थ्योरी से कवर कर लेंगे। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्चिगोनिया की अगर हम पोजीशन की बात करें तो आर्चिगोनिया भी आर्चिगोनियल ब्रांचेस पे, आर्चिगोनियल ब्रांचेस कहाँ लगी हुई हैं, एकदम टफ्ट पे, जिसे आप कॉमा कह रहे थे। स्फेग्नम के एकदम एपिकल पोर्शन पे जो टफ्ट था, जिसे कॉमा कह रहे थे, वहाँ पर आर्चिगोनियल ब्रांचेस ग्रो करती हैं, और ये आर्चिगोनियल ब्रांचेस कंपैरेटिवली शॉर्ट होती हैं, बाकी ब्रांचेस से लिमिटेड ग्रोथ है। अब सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट ये है कि ये जो आर्चिगोनियल ब्रांचेस हैं, इन पे जब आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट होता है तो वो इनकी एपिकल पोर्शन पे होता है। देखिए यहाँ पर जिस तरह से हमने एंथ्रीडिया को देखा था कि ये साइड से भी बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे आर्चिगोनिया एपिकल पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं कि एकदम इसके टॉप पर प्रेजेंट होंगी, और ये आर्चिगोनिया को जो नंबर है ये 4 to 5 हो सकता है, ठीक। लेकिन इनमें से सबसे पहले जो एकदम बीचों बीच में, जो सेंटर में जो आर्चिगोनिया डेवलप हुई, टॉप पर सबसे पहले जो आर्चिगोनिया डेवलप होगी उसे प्राइमरी आर्चिगोनिया कहेंगे, एंड देन जो साइड वाली आर्चिगोनिया और जो बाद में डेवलप होंगी उन्हें सेकेंडरी आर्चिगोनिया, टर्सरी आर्चिगोनिया, अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन और देयर टाइम, कि वो किस टाइम पे डेवलप हुई हैं और उनकी पोजीशन क्या है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना है कि इसे प्राइमरी आर्चिगोनिया कहते हैं, जो सबसे पहले डेवलप हुई और एकदम पॉइंट से, मतलब टॉप पर डेवलप हुई है, एकदम सेंटर में। बाकी सेकेंडरी आर्चिगोनिया कहलाएंगी। ये हो गई इसकी पोजीशन। अब बात करें कि ये जो आर्चिगोनिया है ये किस पे मिल रही है, आर्चिगोनियल ब्रांचेस पे, और आर्चिगोनियल ब्रांचेस के पास में क्या होना चाहिए, दैट मीन लीव्स होनी चाहिए, जैसा कि सारी ब्रांचेस के पास थी। तो जितनी भी दूसरी ब्रांचेस थी, जैसे आपने डाइवर्जेंट ब्रांचेस देखा, पेंडेंट ब्रांचेस देखा, कॉमा में जो ब्रांचेस हैं, ये सभी ब्रांचेस की जो लीफ थी वो फोलिएज लीफ थी, ठीक है, वेजिटेटिव लीव्स थी। इन लीफ का जो लेंथ थी वो अगर हम एंथ्रीडियल ब्रांचेस से कंपेयर करें तो उनसे तो लार्ज थी, लेकिन आर्चिगोनियल ब्रांचेस की लीफ से कंपेयर करें तो इनसे शॉर्ट हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आर्चिगोनियल ब्रांचेस पे जो लीफ जनरेट होती हैं, जो लीफ प्रेजेंट होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हाइट में, या इनकी जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली अदर ब्रांचेस। क्यों? क्योंकि इन्हें यहाँ पर
ये जो आर्चिगोनिया है इसे कवर करके रखना होता है। आर्चिगोनिया को कवर करने का मतलब ये है कि जब ये डेवलप होगी आर्चिगोनिया तो इसके साथ साथ इसी के अंदर स्पोरोफाइट भी बनेगा। तो इसे ये जो आर्चिगोनियल ब्रांचेस हैं ये पूरा ही इसको प्रोटेक्शन का काम करेंगी। सो यहाँ पर जो ये आर्चिगोनियल ब्रांचेस ये कंपैरेटिवली अदर ब्रांचेस से लॉन्ग मिलती हैं। आर्चिगोनियल ब्रांचेस कंपैरेटिवली शॉर्ट मिलती है, लेकिन इन पे जो लीफ है ये कंपैरेटिवली अदर ब्रांचेस से लॉन्ग मिलती हैं। तो आपको यहाँ पे यही पॉइंट ध्यान रखने हैं कि फर्स्ट पॉइंट, ये इनकी जो पोजीशन है वो एकदम अपेक्स पे होती है, टॉप पर होती है, जिसमें से जो फर्स्ट होती है उसे प्राइमरी आर्चिगोनिया, बाकी जो जैसे जैसे इनकी पोजीशन होगी उनके अकॉर्डिंग सेकेंडरी टर्सरी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ये जो ब्रांचेस हैं आर्चिगोनियल ब्रांचेस शॉर्ट होती हैं। थर्ड पॉइंट, इनकी जो लीफ हैं ये कंपैरेटिवली लॉन्ग होती हैं बाकी सभी ब्रांचेस की लीफ से। रीज़न ये है कि ये इन्हें प्रोटेक्शन का काम करेगी। ये जो लीफ होती है इन्हें पेरिकाइटियम कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने किसके अंदर पढ़ा था, मार्किनशिया के अंदर पेरिकीटियम पढ़ा था, वैसे ही इन्हें भी यहाँ पर पेरिकीटियम कहते हैं। ओके, चलिए अब जैसे जैसे हम ये ब्रांचेस डेवलप होती जाती है, इन पे आर्चिगोनिया डेवलप होती जाती है, तो आर्चिगोनिया जब मैच्योर हो जाती है तो उसका स्ट्रक्चर आपको बाकी जैसे भी आपने आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर पढ़ा है उसी तरह का दिखाई देगा कि इसके अंदर एक नेक होती है लंबी सी और एक वेंटर होता है स्वेलन सा। ठीक है, वेंटर के अगर हम टॉप से बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैकेटेड ऑर्गन है, सिंगल लेयर जैकेट प्रेजेंट होगी। सेकेंड थिंग, जो ये नेक है इस नेक में क्या प्रेजेंट होती है, नेक कैनाल सेल्स। ये नेक कैनाल सेल्स का नंबर 8 to 9 होता है। इसके बाद ये वेंटर में कौन कौन सी सेल्स होती है, वेंटर कैनाल सेल्स एंड एग सेल्स। तो एज इट इज़ वेंटर तो रहता है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर है नेक कैनाल सेल्स का वो ज़्यादा हो गया, 8 to 9 हो गया, जो कि 4 to 5, 5 to 6 था। ओके, ये स्ट्रक्चर आर्चिगोनिया का कंप्लीट होता है। अब जब ये आर्चिगोनिया पूरी तरह से डेवलप हो जाती है और इसका एग कहाँ है, बिल्कुल लोअर साइड में, यहाँ पर नेक कैनाल सेल, देन वेंटर कैनाल सेल, देन एग। जब ये पूरी तरह से आर्चिगोनिया डेवलप हो जाती है तब इनमें फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, देखिए यहाँ पर जैसे ही एंथ्रीडिया डेवलप हो जाती है तो इस एंथ्रीडिया की ये जो जैकेट सेल है ये वाटर को एब्जॉर्ब करके पीछे की साइड में ट्विस्ट हो गई हैं, ये देखिए मुड़ गई हैं और इस तरह से डाइसेंस हो गया इसका, जिससे ये एंथ्रोजॉइड्स बाहर निकले, इनका लिब्रेशन हुआ और ये एंथ्रोजॉइड्स वाटर करंट के साथ मूव करते करते जाते हैं आर्चिगोनिया के पास। अब उससे पहले ही आर्चिगोनिया की जो नेक कैनाल सेल है और जो वेंटर कैनाल सेल है इनके अंदर क्या हो जाता है, ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है, यानी कि ये पूरी तरह से टूट जाती हैं और एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस का फॉर्मेशन करती हैं। ये म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस बाहर की तरफ निकलने लगता है, ये जो कैप सेल्स होती हैं ऊपर इन सब से एकदम बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, जब भी म्यूसिलेजिनस सेल्स जो कंटेंट है वो बाहर निकल रहा था तो कीमो अट्रैक्शन का काम करता है कि जो एंथ्रोजॉइड्स हैं उन्हें अट्रैक्ट करेगा। अब वो एंथ्रोजॉइड्स अट्रैक्ट होके इस पाथ के थ्रू नेक कैनाल सेल्स, क्योंकि डिसइंटीग्रेट हो गई तो एक लंबा पाथ मिला है ना नेक में, देन वेंटर कैनाल सेल्स भी डिसइंटीग्रेट हो गई तो ये इस पाथ के थ्रू एग से फ्यूज़ होते हैं, सबसे पहले साइटोप्लाज्म देन न्यूक्लियस एंड देन जायगोट का फॉर्मेशन होता है। वो जायगोट कैसा होता है, वो जायगोट सेकेंडरी जायगोट होता है, यानी कि 2n होता है, डिप्लॉयड होता है। चलिए ये हो गया फर्टिलाइजेशन। देन जब वो जायगोट बन जाता है तो वो धीरे धीरे करके टाइम के साथ इस आर्चिगोनिया की पूरी ही वेंटर का जो स्पेस है उसे कवर कर लेता और अपनी साइज़ को इंक्रीज़ कर लेता है। सो हमने इसका स्ट्रक्चर एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया का एंड इनका फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया। चलिए इसे आपको एक बार थ्योरी से समझा देते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है आर्चिगोनिया का। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि आपको बताया कि 1 to 5 आर्चिगोनिया डेवलप एट द टिप ऑफ द शॉर्ट आर्चिगोनियल ब्रांचेस की जो मतलब आर्चिगोनिया की ब्रांचेस शॉर्ट होती हैं उन पर ये 1 to 5 यानी कि 1 से लेके 5 तक आर्चिगोनिया डेवलप होंगी। ठीक है, टिप पर, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि ये टिप पर डेवलप हो रही है 1 से लेके 5 तक। अब जो लीफ है इनकी आर्चिगोनियल ब्रांचेस पे जो प्रेजेंट हैं वो ग्रीन होंगी और लार्जर होंगी बाकी वेजिटेटिव लीव्स या फिर एंथ्रीडियल ब्रांचेस पे जो लीफ हैं उनसे। दिस लीव्स आर कॉल्ड पेरिकेटियम। देखिए ये जो लीव्स हैं ये इनकी लीफ हैं और ये लीफ बाकी लीव्स से कंपैरेटिवली लार्ज होती हैं, लॉन्ग होती हैं, तो इन्हें पेरिकेटियम कहते हैं। ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं। ये क्या करते हैं, दिस लीव्स प्रोटेक्ट द आर्चिगोनिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यंग स्पोरोफाइट, जैसा कि आपको बताया मैंने कि अब जो जायगोट बना वो स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट करेगा तो स्पोरोफाइट को प्रोटेक्ट करेंगे एंड प्रोवाइड फूड टू डेवलपिंग स्पोरोफाइट, और ये क्या देती हैं, उसे फूड प्रोवाइड करती हैं। उसी के साथ ये जो आर्चिगोनिया है डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द एपिकल सेल। देखिए अब यहाँ पे ये एक पॉइंट ये डिनोट किया गया है कि ये जो आर्चिगोनिया है डायरेक्ट उस
देखिए आर्चिगोनियम इज डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द एपिकल सेल ऑफ द आर्चिगोनियल ब्रांच इज नॉन एज प्राइमरी आर्चिगोनिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट इससे जो डेवलप हो गई, सेंटर में जो डेवलप हुई सबसे फर्स्ट वाली, उसे बोलेंगे प्राइमरी आर्चिगोनिया, और बाकी जो साइड से डेवलप हो रही हैं उन्हें बोल रहे हैं सेकेंडरी आर्चिगोनिया। एंड वाइल आर रिमेनिंग वन आर नॉन एज सेकेंडरी आर्चिगोनिया, यानी कि जो सबसे पहले डेवलप हुई थी प्राइमरी आर्चिगोनिया और बाकियों को क्या कहा गया, सेकेंडरी आर्चिगोनिया। और नेचर आर्चिगोनियम इज़ लॉन्ग एंड स्टॉक। अगर हम आर्चिगोनियम की बात करें तो कैसी होती है, लंबी और स्टॉक होती है। इसके पास भी एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है और एक वेंट, देखिए स्ट्रक्चर पोजेसिंग वेंटर एंड अ लॉन्ग नेक एनक्लोजिंग 8 to 9 नेक कैनाल सेल्स, वेंटर कैनाल सेल्स एंड एग सेल्स। तो कंप्लीट यहाँ पे यही बात की गई है कि इस आर्चिगोनिया की बात करें तो जैकेटेड है, लॉन्ग है, इसके पास नेक और एक वेंटर है। वेंटर में वेंटर कैनाल सेल्स एंड एग कैनाल सेल्स हैं, यहाँ पे देख लीजिए भले। और जो नेक है उसके पास 8 to 9 नेक कैनाल सेल्स हैं। तो इस तरह से और इसके पास एक स्टॉक होता है आर्चिगोनिया का खुद का, जो इसे इस थैल से जोड़े रखता है। सो इस तरह से आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अगर हम इसकी डेवलपमेंट की बात करें तो जैसा आपको मार्केंशिया, रिक्शिया इन सब के अंदर बताया था, वैसे ही इसके अंदर भी आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट होता है, जैसा अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है। इसलिए मैंने यहाँ पे बार बार ना एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर रिकॉल किया है, नहीं आर्चिगोनिया, क्योंकि स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट का तरीका है दोनों का सेम है। चलिए, अब जब जायगोट बन गया, फर्टिलाइजेशन जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ एज इट इज़ होता है मार्केंशिया, रिक्शिया, जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं उनके अंदर। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एक बार ब्रीफिंग में बता दिया कि एंथ्रोजॉइड्स लीव आउट होंगे, मतलब जैसे ही बाहर निकलेंगे उसके रप्चर होने से वो कीमो अट्रैक्शन के थ्रू आर्चिगोनिया के पास जाएंगे। वेंटर कैनाल सेल्स और सारी सेल्स डिसइंटीग्रेट हो चुकी होंगी, उस वजह से म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस से अंदर पहुँचते हुए एग से फ्यूज़ होंगे और एक सेकेंडरी जायगोट 2n न्यूक्लियस के जायगोट का फॉर्मेशन करेंगे। अब वहाँ पर क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। तो चलिए इसे एक बार इस डायग्राम से देख लीजिए। जब जायगोट बन जाएगा तो उस जायगोट के अंदर डिवीज़न होता है, जैसा कि आपको बताया था, एक ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है, फिर एक वेंट्रल डिवीज़न होगा, वर्टिकल डिवीज़न होगा, उससे 4 सेल्स बनती हैं, फिर इनके अंदर 8 सेल्स बनेंगी, ऑक्टेंट स्टेज आएगी। देन इनके अंदर एक पेरिक्लाइनल डिवीज़न होगा, एम्फीथीसियम बनेगी, एंडोथीसियम बनेगी, एंडोथीसियम से स्पोर्स बनेंगे, एम्फीथीसियम से आउटर लेयर बनेगी। ये सब एज इट इज़ जैसा कि आपने अभी तक पढ़ा है। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर, अगर हम स्पेगनम का स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर देखें तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा कि ये जो जहाँ पर आर्चिगोनिया डेवलप हुई थी, ठीक है, इस आर्चिगोनिया, क्योंकि स्पोरोफाइट कहाँ बनेगा, आर्चिगोनियम के अंदर ही तो जायगोट है और वही डिवाइड होकर स्पोरोफाइट को बनाता है। तो ये उसी एक्सिस पे या उसी ब्रांच पे डेवलप हो जाएगा जहाँ पे आर्चिगोनिया थी। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये जो स्पोरोफाइट है ये एक राउंड कैप्सूल और एक बल्बस फुट के अंदर डिफ्रेंशिएटेड होगा। सीटा यहाँ पे ऑलमोस्ट एब्सेंट लाइक होगा, यहाँ पे एक छोटी सी नेक लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, यानी कि एक यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन मिल रहा है। इस कॉन्स्ट्रिक्शन को आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये सीटा ही था जो कि सप्रेस हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, एक फुट मिल रहा है और एक कैप्सूल मिल रहा है। अगर हम फुट की बात करें तो ये बल्बस है नेचर में, यानी कि मैसिव है, और ये आर्चिगोनिया की जो स्टॉक है या ब्रांच है उससे अटैच है, ठीक है, वहाँ से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है। अब ये जो कैप्सूल की बात करें तो कैप्सूल के पास में एक आउटर लेयर जैकेट की होती है, उसके साथ में यहाँ इसकी जो आउटर मतलब जैकेट जो है वो 2 to 3 लेयर होती है। सबसे आउटर लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं। उसके साथ में यहाँ पे एक सेंटर में कॉल्यूमेला प्रेजेंट होते हैं, स्टेराइल सेल्स, क्योंकि इसको क्या चाहिए, मजबूती चाहिए इस तरह से इरेक्ट पोजीशन के लिए। तो सेंटर में लार्ज, ये थोड़ी आपको साइज़ में बड़ी सेल्स दिख रही हैं, ये जो बड़ी बड़ी सेल्स हैं इनसे कॉल्यूमेला का फॉर्मेशन हुआ जो कि इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही हैं। ये कॉल्यूमेला के चारों तरफ एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से आपको एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है। ये आर्क लाइक स्ट्रक्चर को स्पोर सैक कहते हैं, यानी कि स्पोर चैम्बर कह सकते हैं, जिसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ये किससे बनता है, एंडोथीशियम से। अब ये स्पोर सैक के अंदर कैसे स्पोर्स होंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स हैं, ठीक है। इलेटर्स एब्सेंट हैं, तो यहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ स्पोर सैक के अंदर। बीच में कॉल्यूमेला, स्पोर सैक, बाहर साइड में जैकेट, जिसमें सबसे आउटर वाली जैकेट को एपिडर्मिस कहा गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना है कि इस स्पोर सैक और इस जैकेट के बीच में एक मतलब 2 to 3 लेयर या सिंगल लेयर एकदम थिन वॉल सेल्स और स्मॉल सेल्स होती हैं, छोटी छोटी पतली पतली सेल्स होती हैं। ये देखिए, आपको अगर ये दिख रही हो तो इसे आप ऐसे देख लीजिए,
ये जो एकदम किनारे वाली सेल्स दिख रही हैं आपको, ये देखिए, और क्लियर दिखाऊं तो ये वाली सेल्स, ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स क्या कहलाती हैं? ये सेल्स कहलाती हैं एन्यूलस, सॉरी, ये सेल्स को हम एन्यूलस कहते हैं। सो क्या बता रही थी मैं यहाँ पर आपको कि ये सेंटर में कॉल्यूमेला, यहाँ पर स्पोर सेक, देन जैकेट, आउटर लेयर को हम एपिडर्मिस कह रहे हैं। अब इनके बीच में, यानी कि एपिडर्मिस और इसके जो इनर स्ट्रक्चर है, इनके बीच में एक थिन लेयर सेल्स का पूरा ही लेयर मतलब कवरिंग मिलती है, इसको बोलते हैं एन्यूलस। ठीक है, ये पतली सेल्स हैं और स्मॉल सेल्स हैं, ये एपिडर्मिस को और इनको अलग बना के रखती हैं। उनके साथ साथ ही यहाँ पर इस स्पोर सेक के एकदम टॉप पर एक छोटा सा इस तरह से ऑपरक्यूलम लाइक, मतलब एक कैप लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है इसे। यहाँ पे आप देखिए, ये जो एक छोटा सा लीड लाइक स्ट्रक्चर है, इस लीड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑपरक्यूलम। ये ऑपरक्यूलम एज अ कैप काम करता है कि जब स्पोर्स को फ्री होना होता है तो ये टिप एकदम टॉप पे खुल जाता है और इससे स्पोर्स लिबरेट होते हैं। तो यहाँ पर ऑपरक्यूलम प्रेजेंट होता है। ऑपरक्यूलम एन्यूलस से बाकी पूरे स्पोरोफाइट से अलग रहता है, यानी कि ऑपरक्यूलम और इन सेल्स के बीच में ये एन्यूलस प्रेजेंट होता है, और सबसे आउटर लेयर जैकेट, देन कॉल्यूमेला और स्पोर सेक। अब हमने बात की थी इस फुट की, उसके साथ साथ ये तो अंदर का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट और ध्यान देना है कि ये जो पूरा थैलस है, मतलब ये जो स्पोरोफाइट है, ये स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डेवलप हुआ है, और इसको पेरिकाइटियम, जो कि आर्चिगोनिया की सेल्स थी, लीव थी, वो इसे प्रोटेक्ट करके रखती हैं। अब यहाँ पे ये आपको वेजिनुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये देखिए क्या होता है, जब ये डेवलप हो रहा होता है तब इसकी जो लेंथ होती है आर्चिगोनल के, जो ये फिलामेंट है यहाँ पर जो ये दिख रहा है आपको, ये जो एक्सिस है आर्चिगोनल की ब्रांचेस का, यानी कि जो ब्रांच है, ये ब्रांच धीरे धीरे करके डेवलप होती है। ठीक है, अब डेवलप होने के बाद ये इस तरह से थोड़ी लेंथ कवर कर लेती है, इसे यहाँ पे कहते हैं स्यूडोपोडियम। ये स्यूडोपोडियम क्या है कि आर्चिगोनियल जिस ब्रांच पे डेवलप होती हैं, एक पॉइंट यहाँ ध्यान रखना, जैसे कि 4 to 5 आर्चिगोनिया अगर बन भी जाती हैं उस आर्चिगोनियल ब्रांच पे, तो सिर्फ और सिर्फ एक आर्चिगोनिया डेवलप होगी, फर्टिलाइजेशन एक आर्चिगोनिया में होगा, वो डेवलप होगी, और बाकी सारी आर्चिगोनिया धीरे धीरे करके या तो ना मतलब डिग्रेड हो जाएंगी, या फिर वो परसिस्ट भी रहेंगी तो वो स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन नहीं करेंगी। ये यहाँ पे एक की पॉइंट है कि सिर्फ और सिर्फ एक आर्चिगोनिया स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करती है। तो जब वो एक स्पोरोफाइट बनता है तो वहाँ पर जो आर्चिगोनिया की ब्रांच है, वो ब्रांच अपनी लेंथ को इंक्रीज़ करती है और इस तरह से एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करती है। ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है स्यूडोपोडियम। ये स्यूडोपोडियम एक तरह से न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब कर रहा है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, और ये गैमेटोफिटिक थैलस से अटैच है। अब इस स्यूडोपोडियम की सेल्स, ठीक है, कुछ तो स्यूडोपोडियम की सेल्स और कुछ ये जो पूरा स्पोरोफाइट है, इसकी जो आउटर लेयर है कैलिप्ट्रा, कैलिप्ट्रा किससे बनती है? कैलिप्ट्रा बनती है आर्चिगोनिया की जो जैकेटेड सेल्स होती हैं। देखिए यहाँ पर जो आर्चिगोनिया की जो जैकेट लेयर है, इसके अंदर एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होने से कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन होता है। ये सब चीज़ें मैं आपको जितने भी ब्रायोफाइट्स अभी तक पढ़े हमने उन सब में पढ़ा चुकी हूँ, तो आपको एक बार उनको समझना पड़ेगा ताकि आपको यहाँ पर जो हम टर्म्स यूज़ करते हैं उनका समझ में आए। तो ये जो कैलिप्ट्रा बनी है, इस कैलिप्ट्रा की सेल्स और इस स्यूडोपोडियम की सेल्स मिलके एक पूरी ओवरऑल कवरिंग बनाती हैं जो इस स्पोरोफाइट को कवर करके रखते हैं, जिसे वेजिनुला कहते हैं। ठीक है, ये एक कवरिंग है जिसे वेजिनुला कह रहे हैं, जो कि कैलिप्ट्रा की सेल्स और स्यूडोपोडियम की सेल्स से मिलकर बनी है। तो आई होप यहाँ पर आपको डायग्राम से बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। इसको अगर हम थ्योरी से समझना चाहें तो यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए, द स्पोरोगोनियम डेवलप फ्रॉम ओनली वन आर्चिगोनियम, कि एक आर्चिगोनियम स्पोरोगोनियम को बनाएगी, स्पोरोफाइट को बनाएगी। द अदर आर्चिगोनियम हावर में आल्सो परसिस्ट फॉर सम टाइम, या तो ये थोड़े टाइम तक रहेंगी, ठीक है, और उसके बाद ये धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी या फिर गिर जाएंगी। ठीक है, द मैच्योर स्पोरोगोनियम इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट एंड कैप्सूल। फुट और कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड होता है, देखा है आपने यहाँ पे, ये रहा इसका फुट और ये है इसका कैप्सूल। ओके, बोथ आर कनेक्टेड बाय अ शॉर्ट नैरो नेक लाइक कॉन्स्ट्रक्शन विच रिप्रेजेंट सप्रेस्ड सीटा। ये दोनों ही एक किससे अटैच है, मतलब इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? ये एक पतली सी जो कॉन्स्ट्रक्शन है, जिससे कि यहाँ पे कह सकते हैं सीटा हो सकता था, लेकिन यहाँ पे सप्रेस हो गया, यानी कि इसकी जो ग्रोथ है वो रुक गई, इसलिए ये सीटा तो नहीं कह रहे हैं यहाँ पे, ये कॉन्स्ट्रक्शन की तरह दोनों को अटैच करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे यही बात कह रहा है कि द
बोथ आर कनेक्टेड बाय शॉर्ट नैरो नेक लाइक कॉन्स्ट्रिक्शन विच रिप्रेजेंट द सप्रेस्ड सीटा। सप्रेस्ड सीटा हो सकता है। स्पोरोगोनियम यानी कि जो स्पोरोफाइट इलेवेटेड ऑन अ शॉर्ट सिलेंड्रिकल लीफलेस स्टॉक द स्यूडोपोडियम। तो जो ये स्पोरोफाइट है ये किस पे डेवलप हुआ, एक स्टॉक पे डेवलप हुआ जो कि लीफलेस होता है। देखिए यहाँ तक तो लीफ है, उसके बाद ये स्यूडोपोडियम पे आपको एक भी लीफ नहीं दिख रही है, तो इसे स्यूडोपोडियम कहते हैं। अब ये स्यूडोपोडियम कहाँ से बनता है? द स्यूडोपोडियम इज अ गैमेटोफिटिक एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इंटरक्लेरी ग्रोथ ऑफ द एक्सिस ऑफ द आर्चिगोनल ब्रांच। कि ये जो आर्चिगोनल ब्रांच थी, इनमें से मान लेते हैं कि इस आर्चिगोनल ब्रांच के अंदर से ये वाली या कोई भी एक आर्चिगोनल डेवलप होगी, बाकी की परसिस्ट रहेंगी, धीरे धीरे करके टाइम के साथ डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी। अब जब ये धीरे धीरे करके स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट करेगी, उसके साथ साथ ये आर्चिगोनल की ब्रांच ऊपर की साइड में ग्रोथ करने लगेगी और क्या करेगी, इस स्पोरोफाइट को इन पेरिकाइटियम से एकदम अपर लेके जाएगी, यानी कि एकदम इनसे बाहर निकालेगी, ताकि जब स्पोर्स लिब्रेशन हो तो कोई रुकावट ना आए, ये बीच में इनके रुकावट ना दे। इसलिए ये थोड़ा लेंथ को इंक्रीज करके स्पोरोफाइट को एकदम टॉप पर लेके जाएगी इन पेरिकाइटियम से ऊंचा, ताकि स्पोर्स लिब्रेट ईजिली हो पाए। यहाँ पे यही लिखा है कि द सूडोपोडियम इज गैमेटोफिटिक, क्योंकि आर्चिगोनियम कैसी थी, आर्चिगोनियम की ब्रांचेस गैमेटोफिटिक थी। गैमेटोफिटिक थैलस पे ही तो बनी थी, इसलिए नहीं गैमेटोफिटिक का। एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, उसके बाद ही तो उसने लेंथ इंक्रीज करी, इंटरकलेरी ग्रोथ ऑफ द एक्सिस ऑफ द आर्चिगोनल ब्रांच। कि आर्चिगोनल ब्रांचेस ने थोड़ी लेंथ इंक्रीज करके सूडोपोडियम का फॉर्मेशन किया। द सूडोपोडियम टुगेदर विद द बेसल पोर्शन ऑफ कैलिप्रा फॉर्म अ सैक लाइक स्ट्रक्चर द वेजुना विच एनक्लोज द फुट। देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि जो सूडोपोडियम की सेल्स और इस कैलिप्रा की सेल्स मिलके एक वेजुनेला का फॉर्मेशन करती हैं, जो कि इस पूरे को कवर करके रखता है और एज वेल एज फुट को भी, मतलब इस पूरे स्पोरोफाइट को कवर करके रख रहा है। यहाँ पर ऊपर साइड में कैलिप्रा है, नीचे साइड में सूडोपोडियम की सेल्स, यहाँ तक कैलिप्रा आया और ये यहाँ पे सूडोपोडियम की सेल्स थी। इन्होंने ये बनाया है ये वेजिनुला, ठीक है। तो ये वेजिनुला किससे बना? कैलिप्रा की सेल्स और सूडोपोडियम की सेल्स, जो इस स्पोरोफाइट को जो फुट है इसे कवर करके रख रहा है। चलिए अब क्या है कि द मेन फंक्शन ऑफ द सूडोपोडियम आर टू एलिवेट द कैप्सूल फॉर अबोव द पेरिकिटियल सेल्स टू कंपनसेट द सेपरेशन ऑफ सीटा एंड टू हेल्प इन द डिस्पर्जल ऑफ स्पोर्स। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए द मेन फंक्शन ऑफ द सूडोपोडियम आर टू एलिवेट द कैप्सूल फॉर द अबोव पेरिकिटियल सेल्स। कि सूडोपोडियम का मेन फंक्शन है एलिवेट का मतलब उसकी साइज को इतना इंक्रीज कर दिया, एलिवेट कर दिया कैप्सूल को पेरिकिटियल सेल्स से। ये जो पेरिकिटियल सेल्स थी इनकी लेंथ इतनी थी कि आर्चिगोनियम को कवर कर रही थी। अगर सूडोपोड मतलब स्पोर यहीं जर्मिनेट होंगे या लिब्रेशन इनका होगा तो इन पेरिकिटियम के अंदर फंस जाएंगे और ईजिली लिब्रेट नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये सूडोपोडियम क्या करता है, इनकी हाइट को इंक्रीज कर देता है ताकि इनसे ये बाहर जा पाए। फर्स्ट पॉइंट तो यही कह रहा है। सेकंड पॉइंट टू कंपनसेट द सेपरेशन ऑफ सीटा, जैसा कि अपने मार्किंशिया के अंदर सीटा का पढ़ा था ये, और एंथोसिरोस के अंदर आपने देखा था कि कॉल्यूमेला ही इतनी डेवलप हो जाती है, तो वहाँ पर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं मिलता है क्योंकि ईजी टू लिब्रेशन हो सकता है स्पोर्ट्स का। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पेरिकाइटियम उन्हें कवर कर रहा है, इसलिए लिब्रेशन होने में दिक्कत होगी, इस वजह से ये सप्रेस यहाँ पे सूडोपोडिया अपनी लेंथ इंक्रीज करता है। तो द कंपनसेट द सेपरेशन ऑफ सीटा, के यहाँ पे जो सीटा सप्रेस हो चुका है उसको कंपनसेट करना, यानी कि उसके रिप्रेस उसके अगेंस्ट ये काम हो रहा है कि मतलब एक तरह से ऐसे मान लो एक्सचेंज में कि अगर ठीक है सप्रेशन हो चुका है, सीटा नहीं है, तो चले सूडोपोडियम अपनी सेल्स को डेवलप कर लेगा इस तरह से, जो कि हेल्प करेगा डिस्पर्जल ऑफ स्पोर्ट्स में। सो आपको आई होप ये समझ में आ चुका हो। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका और इजी से स्ट्रक्चर ये जो पूरा है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगी, और उसी के साथ इनका लिब्रेशन कैसे होता है ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। चलिए टिल देन लर्न करते रहिए, और कोई भी डाउट हो क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।